स्टडी करेंगे क्लास 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत एवं विभिन्नता का सिद्धांत। इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक गुणसूत्रों में उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कायिक या दैहिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो कायिक या दैहिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दूसरा, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। कायिक या दैहिक गुणसूत्र आप लोग जानते हैं कि 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी स्त्री में और 22 जोड़ी पुरुष में होते हैं। उनमें परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है कि स्त्री के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्ष होते हैं। स्त्री के लिंग गुणसूत्र यक्ष और पुरुष के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं स्टूडेंट्स वो XY होते हैं। तो इस पर जो उपस्थित जीन्स होते हैं, गुणसूत्रों पर जो उपस्थित जीन्स होते हैं, उनमें परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो याद रखेंगे, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं कि इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। याद रखेंगे, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों को लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। संलग्न रोग भी कहते हैं, लिंग संलग्न रोग। इसकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागत भी कहते हैं। याद रखेंगे, तो इस रोगों को लिंग संलग्न रोग कहते हैं। याद रखेंगे, लिंग संलग्न रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं कि इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं और यह अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। तो लिख लेंगे, इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर इसके जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो लिख लेंगे, इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं।
इस रोग के जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा लिंग से अलग रोग क्या है, या लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग क्या है, जिसे लिंग से अलग रोग कहते हैं। इस रोग के जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो आप लोग जान लेंगे। पहला है यक्ष सहलग्न रोग। दूसरा है वाई सहलग्न रोग। और तीसरा है स्टूडेंट्स यक्ष वाई सहलग्न रोग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लिंग सहलग्न रोग तीन प्रकार के होते हैं, यक्ष सहलग्न रोग, वाई सहलग्न रोग और यक्ष वाई सहलग्न रोग। आपके एनसीईआरटी पैटर्न में जो आपका सिलेबस है उसमें मात्र आपको यक्ष सहलग्न रोगों के बारे में पढ़ना है। आगे की क्लासों में जाएंगे बीएससी में, तो वहाँ पर वाई सहलग्न रोग और यक्ष वाई सहलग्न रोगों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। यक्ष सहलग्न रोगों के बारे में क्या होते हैं, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसको हम बताएंगे। तो इन दोनों को आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे, इसको रन देते हैं, जिसको पढ़ना है उसी के बारे में बताते हैं। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, यक्ष सहलग्न रोगों के बारे में। तो इसको हेडिंग बना लेते हैं, यक्ष सहलग्न रोग। यक्ष सहलग्न रोग। जो यक्ष सहलग्न रोग होते हैं स्टूडेंट्स, इस रोग के जो जीन होते हैं यक्ष गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। आप लोगों ने इससे पहले हम बताए थे तीन प्रकार के जो रोग होते हैं, यक्ष सहलग्न रोग, वाई सहलग्न रोग और यक्ष वाई सहलग्न रोग। तो यक्ष सहलग्न रोग का जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वाई सहलग्न रोग का जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, और यक्ष वाई सहलग्न रोग में दोनों पर जो जीन होते हैं उस रोग के उपस्थित होते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर गुणसूत्र हम बना देते हैं, यह एक गुणसूत्र हो गया और यह एक गुणसूत्र हो गया। यह मान लेते हैं यक्ष गुणसूत्र है, यह वाई गुणसूत्र है। तो यदि यह गुणसूत्र हो गया तो इसका जो जीन होगा, इस रोग का जीन होगा, यक्ष सहलग्न रोग का जीन होगा, यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। और जो वाई सहलग्न रोग होगा उसका जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। यदि दोनों का गुणसूत्र, दोनों रोग होंगे, मतलब यक्ष वाई सहलग्न रोग होगा, तो दोनों जीन पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो इसी को
यक्ष संलग्न रोग, वाई संलग्न रोग और यक्ष वाई संलग्न रोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यक्ष गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यक्ष संलग्न रोग, जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है। तो इस रोग के जीन यक्ष गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। इस रोग के जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तथा अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा यक्ष संलग्न रोग क्या होते हैं। इस रोग के जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तथा अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांता। इन दोनों रोगों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों रोगों के बारे में जानेंगे कि इन दोनों रोगों के जो जीन होते हैं यक्ष गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है यक्ष संलग्न रोगों के बारे में। तो इनके दोनों हीमोफीलिया के और वर्णांता के जो जीन होते हैं यक्ष गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हीमोफीलिया उसके बाद वर्णांता। इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यक्ष संलग्न रोग हैं, दो हैं हीमोफीलिया और वर्णांता। तो पहले हीमोफीलिया को पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया यहाँ पर हम यक्ष संलग्न रोग में पहला पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया कैसे होता है, कैसे इसकी वंशागत होती है। आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। यह एक यक्ष संलग्न रोग है। हीमोफीलिया एक यक्ष संलग्न रोग है और इसका जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो लिख लेंगे, यह एक यक्ष संलग्न रोग है। तथा इस रोग का जीन यक्ष गुणसूत्र पर
यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। होता है एवं अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यह एक यक्ष स्खलन रोग है तथा इस रोग का जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है एवं अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। ये रोग अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। थोड़ा इसका वंशागत का देख लेते हैं, कैसे कैसे वंशागत होते हैं। तो जैसे करके आप लोग लिख लेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसके जीन को हम स्मॉल यक्ष से प्रदर्शित करेंगे तो यक्ष गुणसूत्र पर इसके जीन मौजूद होंगे। तो यक्ष गुणसूत्र हो गए, इसको जीन को हम स्मॉल यक्ष से डिनोट कर रहे हैं। तो यक्ष गुणसूत्र पर इसका जीन मौजूद है हीमोफीलिया का। और यहाँ पर यदि वाई, यक्ष वाई में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यक्ष पर यदि इसका जीन मौजूद है तो पुरुष ही रोगी होंगे, क्योंकि सिर्फ यक्ष गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होता है, वाई पर उपस्थित नहीं होता इस रोग का जीन। तो यहाँ पर पुरुष क्या होंगे, पुरुष नहीं नर लिख सकते या पुरुष ही लिख सकते हैं, पुरुष रोगी हो जाएंगे, क्योंकि मात्र एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है पुरुष में और उस पर एक ही पर जीन उसका उपस्थित है तो पुरुष रोगी हो गए। यहाँ पर यक्ष वाई की कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि पुरुष सामान्य हैं, पुरुष वाहक नहीं होते। एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर पुरुष सामान्य हो गए, पुरुष सामान्य। पुरुष कभी वाहक नहीं होते हैं हीमोफीलिया के या वर्णांता के, याद रखेंगे, क्योंकि ये रोग सिर्फ यक्ष गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन होते हैं उनमें परिवर्तन द्वारा होता है। यहाँ पर यक्ष स्त्री का जो होता है, यक्ष पर यक्ष पर यक्ष और यक्ष रहेगा तो यहाँ पर स्त्री वाहक हो जाएगी, स्त्री वाहक। यहाँ पर एक्स पर एच और एक्स पर एच रहेगा, मतलब डबल एक्स है तो दोनों पर इसके जीन मौजूद होंगे तभी जाकर स्त्री रोगी होगी, याद रखेंगे। यहाँ पर स्त्री रोगी हो गई। यदि एक जीन पर उपस्थित है, स्त्री के एक गुणसूत्र पर यदि इसका जीन उपस्थित है तो स्त्री वाहक होती, क्योंकि स्त्री में डबल यक्ष गुणसूत्र होते हैं ना, इस कारण। यदि यक्ष गुणसूत्र रहेगा तो यहाँ पर स्त्री सामान्य होगी, स्त्री सामान्य होगी। तो इसको याद रखेंगे। यदि यक्ष वाई गुणसूत्र है, पुरुष का गुणसूत्र है, यदि यक्ष पर यदि हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो पुरुष रोगी होगा। यदि यक्ष वाई पर कोई जीन इसका मौजूद नहीं है तो पुरुष सामान्य होगा। यदि यक्ष गुणसूत्र है स्त्री का तो ये कई गुणसूत्र पर इसका जीन मौजूद है तो स्त्री वाहक होगी। यदि दोनों यक्ष पर इसका जीन मौजूद है तो स्त्री रोगी होगी। और यदि इस पर यक्ष पर यदि कोई इसका जीन मौजूद नहीं है तो स्त्री क्या होगी, सामान्य होगी। तो ये रहा स्टूडेंट्स हीमोफीलिया का लक्षण। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसका वंशागत होता है। तो हम वंशागत को भी देख लेते हैं एक उदाहरण देकर, इसका वंशागत कैसे होता है। वंशागत हीमोफीलिया की वंशागत कैसे होता है। तो आप देखेंगे एक हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नीट हो या फिर कोई भी मेडिकल एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो वंशागत पूछ देता है हीमोफीलिया की वंशागत कैसे होती है, जिसमें पुरुष क्या है, पुरुष हीमोफिलिक है और स्त्री क्या है, वाहक है। इसको लगाकर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुरुष हीमोफिलिक है
उसका विवाह एक इस रोग की हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से हो जाता है। इस रोग की वंशागत दर्शाइए। तो इसकी वंशागत देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पुरुष क्या है, पुरुष क्या है स्टूडेंट्स, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक है। और स्त्री क्या है, वाहक है, वाहक है। यहाँ से आप आराम से मिला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पुरुष का हम जीन लेंगे तो हीमोफिलिक है, इसका जीन क्या होगा, रोगी है। हीमोफिलिक मतलब रोगी है। तो यहाँ पर X पर H और Y इसका जीन हम निकालेंगे तो यही जीन होगा, X पर H और Y। और स्त्री का वाहक है तो S पर H और X, ये स्त्री का जीन हो गया, X पर H। और तो यहाँ हम जनक मान लेते हैं, जनक जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। यहाँ से युग्मक बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक बना लीजिए। तो यहाँ पर X पर H और यहाँ Y हो जाएगा, इसका युग्मक बनाएंगे। X पर H और X हो जाएगा। यहाँ पर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री, गुणसूत्र आधे आधे बट रहे हैं, इसको लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग। यहाँ भी अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री। युग्मक बन गए। इसके बाद हम लोग निषेचन कराएंगे, क्रॉस जिसको बोलते हैं। तो निषेचन भी करा लेते हैं। निषेचन, तो निषेचन कराएंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, X पर H और X पर H। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, स्त्री क्या हो रही है, रोगी हो रही है। तो लिख लेंगे F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रहा है, अगली पीढ़ी प्राप्त हो रही है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, स्त्री रोगी, स्त्री यहाँ रोगी हो रही है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, तो स्त्री वाहक होगी। X पर H यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर X। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, स्त्री वाहक, वाहक हो गई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बनेगा X पर H और Y। यहाँ पर पुरुष क्या हो गया, रोगी हो गया, पुरुष रोगी हो गया। और इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा XY। यहाँ पुरुष सामान्य हो गया, पुरुष सामान्य हो गया। F1 पीढ़ी में आप लोगों ने देखा कि स्त्री रोगी हो रही है, एक स्त्री वाहक हो रही है, एक पुरुष रोगी हो रहा है, एक पुरुष सामान्य हो रहा है। तो ये रहा हीमोफीलिया रोग की वंशागति जो आप लोगों ने देखा। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हल करने पड़ेंगे। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से इसको जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि पुरुष हीमोफिलिक है, स्त्री वाहक है। तो उसके F1 पीढ़ी में एक स्त्री रोगी बनेगी, एक स्त्री वाहक बनेगी, एक पुरुष रोगी बनेगा, एक पुरुष सामान्य बनेगा। इसके लक्षण जान लेंगे कि लक्षण कैसे पहचानेंगे। तो इसका लक्षण लिख लेंगे आप लोग। कैसे पहचानेंगे, तो लक्षण, सिम्टम्स। तो याद रखेंगे, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर कटने पीटने पर, कट जाने पर या चोट लग जाने पर रुधिर का स्राव लगातार होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, अर्थात रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है। और ज़्यादा
ब्लड का स्राव होने से, ज़्यादा रुधिर का स्राव होने से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो लिख लेंगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कटने या चोट लगने पर रुधिर स्राव लगातार होता है, अर्थात रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अधिक रुधिर स्राव से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो आप लोगों ने देखा लक्षण, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कटने या चोट लगने पर रुधिर का स्राव लगातार होता है, अर्थात रुधिर का थक्का ही नहीं बनता। अधिक रुधिर स्राव से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग के लक्षण रहे, नोट करके लिखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नोट करके लिखेंगे। यह रोग सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया को हुआ था। यह रोग सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया को हुआ था। महारानी विक्टोरिया को हुआ था। वो इस रोग की वाहक थी। तो आप लोगों ने देखा यह रोग सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया को हुआ था, वो इस रोग की वाहक थी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग सर्वप्रथम किसको हुआ था, तो महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हीमोफीलिया के बारे में, जो एक यक्ष संलग्न रोग है। दूसरा यक्ष संलग्न रोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णांता। तो वर्णांता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होता है, वो भी यक्ष लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, इसका भी जीन। तो दूसरा यक्ष संलग्न रोग है जिसका नाम है वर्णांता। यक्ष संलग्न रोग है दूसरा, जिसका नाम है वर्णांता। कलर विजन भी बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन भी कहीं कहीं बोला जाता है। वर्णांता याद रखेंगे,
इस रोग का जीन भी यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है क्योंकि ये भी यक्ष संलग्न रोग है। तो याद रखेंगे इस रोग का जो जीन होता है यक्ष लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है तथा अप्रभावी रूप से वंशागत होता है। तो लिख लेंगे इस रोग का जीन भी यक्ष लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तथा अप्रभावी रूप से वंशागत होता है। जैसे इसके जीन को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे क्योंकि ये भी यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर X पर C और Y रहेगा। तो यहाँ पर पुरुष रोगी होगा क्योंकि एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष रोगी होगा। दूसरा यक्ष Y रहेगा तो पुरुष सामान्य होगा। यहाँ पर X पर C और यक्ष रहेगा तो स्त्री वाहक होगी, और X पर C और X पर C रहेगा, इसके जीन दोनों पर रहेंगे, दोनों गुणसूत्र पर, दोनों यक्ष पर। तो स्त्री क्या होगी? रोगी होगी, और X रहेगा तो स्त्री क्या होगी स्टूडेंट्स? सामान्य होगी, क्योंकि उसका जीन मौजूद नहीं है, इसलिए स्त्री क्या होगी? सामान्य होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यक्ष गुणसूत्र पर यदि इसका जीन मौजूद है वर्णांता का तो पुरुष रोगी होगा क्योंकि एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। यक्ष Y रहेगा जिसका जीन मौजूद नहीं रहेगा तो पुरुष सामान्य होगा। यदि स्त्री में दो यक्ष गुणसूत्र हैं, यदि एक यक्ष गुणसूत्र पर इसका जीन मौजूद है तो स्त्री वाहक होगी, यदि दोनों पर इसका जीन मौजूद है तो स्त्री रोगी होगी। यदि इस पर दोनों यक्ष गुणसूत्र पर कोई इसका जीन मौजूद नहीं है तो स्त्री सामान्य होगी। इसकी वंशागत देख लेते हैं। वंशागत कैसे होता है? मान लेते हैं कि एक पुरुष वर्णांध है और एक स्त्री वाहक है। देख लेते हैं। एक पुरुष क्या है स्टूडेंट्स? पुरुष है वर्णांध। वर्णांध मतलब रोगी। वर्णांध है, इसका विवाह हो रहा है एक ऐसी स्त्री से जो इस रोग की वाहक है। तो यहाँ पर स्त्री क्या है? वाहक है। आपको पता है कि पुरुष कभी वाहक नहीं होता क्योंकि एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है और यह यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन द्वारा होने वाला रोग है। तो पुरुष वर्णांध है अर्थात एक ही जीन में एक ही गुणसूत्र पर इसका जीन मौजूद होगा, यक्ष पर C और Y। और यहाँ स्त्री वाहक है तो यक्ष पर C और यक्ष, इस कंडीशन में स्त्री वाहक होती है। तो ये जनक हो गए, जनक। और यहाँ हम क्या निकालेंगे? युग्मक। तो युग्मक निकाल लेते हैं। X पर C और Y
यहाँ पर होगा एक्स पर सी और एक्स, युग्मक बन गए। यहाँ मियोसिस होगा, आपको पता है मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, मियोसिस अर्धसूत्री होगा। यहाँ पर हम क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, निषेचन या क्रॉस करा के देख लीजिए। यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है, एक्स पर सी, एक्स पर सी, दोनों पर जीन मौजूद हैं। यहाँ पर स्त्री रोगी हो गई, आपको पता है ना, स्त्री रोगी, क्योंकि दोनों पर इसके जीन मौजूद हैं तो स्त्री रोगी होगी। F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है, अगली पीढ़ी F1 पीढ़ी। यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स पर सी और यक्स होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्त्री वाहक हो रही है इस रोग की, स्त्री इस रोग की वाहक हो रही है। और इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्स पर सी और वाई, एक्स पर सी और वाई। यहाँ पर पुरुष रोगी हो रहा है, पुरुष रोगी हो रहा है, और इसका क्रॉस इसके साथ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स वाई, पुरुष समानी हो रहा है, पुरुष समानी हो रहा है। तो ये रहा इसकी वंशागति, वर्णांता की वंशागति, जो आप लोगों ने एक ग्राफ के द्वारा देखा कि एक पुरुष वर्णांत है, उसका विवाह एक वाहक, इस रोग की वाहक स्त्री से हो रहा है, तो उसका वंशागत कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर युग्मक बन रहे हैं और यहाँ पर F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है, एक स्त्री जो रोगी हो रही है, एक स्त्री जो वाहक हो रही है, एक पुरुष रोगी हो रहा है, एक पुरुष सामान्य हो रहा है। तो यह इस रोग का वंशागत रहा। अब देखेंगे वो लक्षण कैसे पहचानेंगे आप लोग, इस वर्णांता रोग का लक्षण देख लेंगे। इसको मिटा देते हैं। लक्षण, सिम्टम्स। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाते, अर्थात पहचान नहीं पाते हैं कि लाल रंग है या हरा रंग है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रेलवे में नौकरियां नहीं मिलती हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि रेलवे का पूरा तंत्र, सभी तंत्र लाल व हरे रंगों पर व्यवस्थित होता है।
व्यवस्थित व्यवस्थित होता है। तो आप लोगों ने इसका इम्पोर्टेंट भी जान गए कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि रेलवे का सभी तंत्र, जो भी यंत्र लगे होते, तंत्र लगे होते, वो लाल व हरे रंगों पर ही आधारित होता है। लिख सकते हैं, आधारित होता है, आधारित होता है या व्यवस्थित होता है। तो ये रहा यक्ष संलग्न रोगों के बारे में जो आपको एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ना था, हीमोफीलिया और वरानता। इस तरह से आपका जो 5वां अध्याय पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब आगे हम 6वें अध्याय के बारे में पढ़ाएंगे आपको। 5वें अध्याय से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी आपको मैटर या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। उसका जल्द से जल्द हम आंसर प्रोवाइड कराएंगे। हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आप लोग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कि एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक स्त्री से होता है। इसकी वंशागत क्या होगी? इसकी वंशागत क्या होगी? क्या होगी? एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक स्त्री से होता है, इसकी वंशागत क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। इसकी वंशागत का ग्राफ खींचिए। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे और जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।